हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय भाषा और व्याकरण। तो आइए बच्चों, पहले जानते हैं कि भाषा क्या है। बच्चों, समाज में रहते हुए मनुष्य को एक ऐसे साधन की आवश्यकता हुई जिसके द्वारा वह अपने मन के विचारों का आदान प्रदान कर सके। भाषा ही वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और अभिव्यक्तियों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। अपने मन की बात या विचारों को प्रकट करने के दो तरीके हैं, पहला बोलकर और दूसरा लिखकर। इसी प्रकार दूसरों की बात या विचारों को समझने के भी दो तरीके हैं, पहला सुनकर और दूसरा पढ़कर। तो बच्चों, किसी बात को बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना ही भाषा है। ये भाषा के 4 कौशल हैं। तो बच्चों, हमने क्या सीखा? हमने यही जाना कि भाषा क्या है। जब हम अपने विचारों को, अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे उसे समझते हैं, यही भाषा है। अब भाषा बच्चों हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर कैसे भी बोल सकते हैं या कैसे भी अपनी बातें दूसरों तक समझा सकते हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। भाषा की क्या परिभाषा है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। यही भाषा है। आइए बच्चों पढ़ते हैं आगे। भाषा के रूप, यानी कि भाषा के आखिर कितने रूप हैं? तो बच्चों, भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, पहला मौखिक भाषा और दूसरा लिखित भाषा। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि मौखिक भाषा क्या है। तो बच्चों, भाषा का वह जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को बोलकर व्यक्त करते हैं। मौखिक यानी बोलना। तो जब हम अपने विचारों को बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। घर, खेल के मैदान, पार्क आदि स्थानों में हम मौखिक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। भाषा के इस रूप को कथित भाषा भी कहते हैं। कथित यानी कहना। वार्तालाप, काव्य पाठ, मोबाइल पर बातचीत, भाषण, संवाद, वाद विवाद, प्रतियोगिता आदि मौखिक भाषा के रूप हैं, क्योंकि बच्चों इसमें हर चीज में हमें बोलना होता है और बोलकर ही हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, इसीलिए ये भाषा का मौखिक रूप है। दूसरा है लिखित रूप। तो बच्चों, भाषा वह रूप जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों व विचारों को लिखकर दूसरों को बताते हैं। यानी कि हमें जब अपनी बात को किसी के सामने बोलना है तो हम लिखकर अभिव्यक्त करेंगे, उसे लिखित भाषा कहते हैं। विद्यालयों, बैंकों, दफ्तरों, स्टेशनों आदि अन्य स्थानों में प्रायः लिखित भाषा का प्रयोग किया जाता है। लिखित भाषा के कारण ही पुस्तकालयों और दफ्तरों में प्राचीन अभिलेखों और दस्तावेजों को आज भी देखा जा सकता है, क्योंकि बच्चों पुराने ज़माने में जो लोगों ने पढ़ा, जो ज्ञान किया, उसे उन्होंने लिखित रूप में एक जगह पर रख दिया और आज हम उसी को पुस्तकालयों में या दफ्तरों में पढ़ते हैं। और ये तभी संभव हो पाया क्योंकि उस वक्त भाषा का वो रूप लिखित था। तो लिखने के रूप को ही हम लिखित भाषा कहते हैं। तो बच्चों, एक बात ये भी याद रखिए कि व्याकरण में भाषा के मौखिक और लिखित रूप का ही अध्ययन किया जाता है। यानी कि जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तब हमारा मौखिक और लिखित रूप का ही अध्ययन किया जाता है, हम उसे ही पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं आगे अन्य भाषाएं। तो बच्चों, भारत में अनेक भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं, जैसे उड़ीसा में उड़िया, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम, महाराष्ट्र में मराठी, पंजाब में पंजाबी, कर्नाटक में कन्नड़ आदि। विश्व के विभिन्न देशों में भी अनेक भाषाएं बोली, पढ़ी और लिखी जाती हैं। जैसे भारत में हिंदी बोली जाती है, जापान में जापानी, जर्मन में जर्मनी, स्पेन में स्पेनिश, चीन में चीनी, इंग्लैंड में अंग्रेजी आदि भाषाएं बोली और लिखी जाती हैं। इनके अतिरिक्त मुस्लिम देशों में अरबी, फारसी भाषाओं का प्रयोग होता है। यानी कि बच्चों, हमारा भारत देश है, बहुत बड़ा है, हर जगह पे अलग अलग लोग हैं और अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। इसी प्रकार
हमारे जो पूरा देश है, पूरा विश्व है, वहाँ पे भी बहुत सारे देश हैं और हर देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। यानी कि जो जहाँ रहता है वो वहीं की भाषा बोलता है और उसी को समझ पाता है। आइए आगे पढ़ते हैं कि मातृभाषा क्या होती है। तो बच्चों, मातृभाषा का अर्थ है मातृ यानी माता की भाषा। विद्यालय जाने से पहले बच्चा अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। यानी कि बच्चों, सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है तो वो अपने परिवार से मिलता है और उसके परिवार वाले जो बात बोलते हैं, जो भाषा बोलते हैं, वही वो उसको सीखता है और बोलना चाहता है। यानी कि वही उसकी क्या है, मातृभाषा। आइए बच्चों पढ़ते हैं आगे, राजभाषा व राष्ट्रभाषा क्या है। तो बच्चों, 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। यानी कि हमारे संविधान में कहा गया कि हिंदी को राजभाषा बोला जाएगा। हमारे देश के अधिकतर लोग हिंदी समझते और बोलते हैं, इसलिए हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा के रूप में भी मान्यता दी गई। यानी कि बच्चों, अक्सर हम सबसे ज़्यादा अगर बोलते हैं, बातचीत करते हैं तो हिंदी भाषा में ही बोलते हैं, इसलिए हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा भी कहा गया है। हमारे देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो बच्चों याद रखना, हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। आइए आगे पढ़ते हैं, बोली क्या है। तो बच्चों, किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यानी कि कोई ऐसा क्षेत्र, कोई कस्बा है जहाँ पर आपस में लोग एक ही बात बोलते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। अधिकांश यह आपसी बातचीत में काम आती है। इसे भाषा का मानक रूप नहीं माना जाता। अतएव किसी क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। यानी कोई विशेष जगह पर आपस में जो लोग बात करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, उसे हम बोली कहते हैं। आगे है, लिपि क्या है। तो बच्चों, बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्ह निर्धारित किए गए हैं। इन्हीं चिन्हों को लिपि कहा जाता है। यानी कि बच्चों, जब हम बोल रहे हैं, भाषा बोल रहे हैं, तो हमारे मुंह से बहुत सारी ध्वनियां निकल रही हैं। इन ध्वनियों को हमें लिखित रूप देना है और लिखित रूप देने के लिए हमने कुछ चिन्ह बनाए, तो उन चिन्हों को ही हम लिपि कहते हैं। तो लिपि की परिभाषा है कि किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को, उच्चारित यानी बोलने वाली ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। आइए विशेष यानी कि विश्व की कुछ प्रसिद्ध भाषाओं और उनकी लिपियों के नाम को जानते हैं। तो देखते हैं कि प्रसिद्ध भाषाएं हैं कुछ, तो उनकी क्या लिपियां हैं। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि है देवनागरी, मराठी देवनागरी, उर्दू फारसी, संस्कृत देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, बंगाली बांग्ला, नेपाली देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, फ्रेंच रोमन। तो ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनकी हमें लिपि दी गई है। अच्छा बच्चों, एक बात और याद रखिए कि जो देवनागरी लिपि है वो बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। बाईं यानी लेफ्ट, तो वो लेफ्ट से राइट की ओर लिखी जाएगी जो देवनागरी लिपि है। और फारसी लिपि जो है वो दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती है, यानी कि राइट से लेफ्ट की ओर। अब पढ़ते हैं बच्चों व्याकरण, यानी कि हिंदी व्याकरण क्या है। तो बच्चों, व्याकरण वह शास्त्र है जिसमें उन नियमों का संग्रह होता है जो किसी भाषा को शुद्ध रूप में बोलने, लिखने एवं समझने में सहायता प्रदान करते हैं। तो बच्चों, जब हम भाषा बोलते हैं तो बोलते वक्त हम बहुत अशुद्धियां करते हैं, तो उन्हें शुद्ध रूप देना ही व्याकरण का काम है। यानी कि व्याकरण उसको शुद्ध बनाता है। तो जिस शास्त्र द्वारा हम भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। यदि हम कहें कि आस्था गीत गा रहा है तो व्याकरण की दृष्टि से यह एक अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध रूप होगा आस्था गीत गा रही है। तो बच्चों, भाषा और व्याकरण का गहरा संबंध है। व्याकरण के अभाव में, यानी कि व्याकरण की अगर कमी हो तो भाषा का सही ज्ञान होना असंभव है। अतः
भाषा के लिए नियम व्याकरण ही बनाता है। इन नियमों के सही ज्ञान से ही हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना व पढ़ना सीखते हैं। तो बच्चों, भाषा और व्याकरण का एक ऐसा संबंध है कि भाषा हम तभी बोल पाएंगे, तभी शुद्ध लिख पाएंगे जब हम व्याकरण के नियम को जानेंगे। इसलिए हमें व्याकरण के नियमों को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम भाषा को सही बोल पाएंगे और सही लिख पाएंगे। आइए बच्चों, आगे पढ़ते हैं कि व्याकरण के अंग क्या हैं। तो बच्चों, व्याकरण के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। अब जानिए कि वर्ण विचार क्या है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी ध्वनि है, अतः व्याकरण के जिस भाग में हम वर्णों के विषय में विचार करते हैं उसे वर्ण विचार कहते हैं। तो बच्चों, जब व्याकरण के एक भाग में हम वर्णों के बारे में यानी क, ख, ग, आ के बारे में पढ़ेंगे तो वो वर्ण विचार है। शब्द विचार यानी व्याकरण के जिस भाग में हम शब्दों के विषय में विचार करते हैं यानी कि शब्द के बारे में पढ़ेंगे उसे शब्द विचार कहते हैं। और तीसरा वाक्य विचार यानी कि व्याकरण के जिस भाग में हम वाक्यों, सेंटेंसों के बारे में विषय में विचार करते हैं उसे वाक्य विचार कहते हैं। इन तीनों के बारे में बच्चों हम आगे विस्तार पूर्वक जरूर पढ़ेंगे। तो आइए दोहराएं, भाषा ही वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचारों और अभिव्यक्तियों को दूसरों के सामने प्रकट करता है। भाषा के मुख्यतः 2 रूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। देश व संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। किसी भाषा की उच्चारित ध्वनियों को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। किसी क्षेत्र विशेष में बोलने जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। और व्याकरण वह शास्त्र है जिसके माध्यम से हम भाषा को शुद्ध लिखना, बोलना व पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि आपको यह अध्याय समझ आ गया होगा। इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिएगा।